दो, एक बुक दो हमको। कितना नंबर? 2.29, 2.29, 2.29। हम्म। दिखा दे। क्या लिखा हुआ है? नैलोरफिन, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C19H21NO3, सिमिलर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन पता है क्या है? दवा है। जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे ऑपरेशन होता है ना लेडीज़ लोग का, नहीं ज़्यादातर जो लेडीज लोग का ऑपरेशन होता है, जैसे बच्चा उन लोग का होता है, तो उसमें मॉर्फिन दिया जाता है। ध्यान रखना है, जो पेन को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग का दिया हुआ है कि जैसे मॉर्फिन एक दवा है आपका, सेम चीज़ है नैलोरफिन जो है, ये भी एक दवा है जो कि वही आता है आपको। इज यूज टू कम्बाट विड्रावल सिस्टम इन नार्कोटिक यूजर्स। डोजेज ऑफ नैलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। चलो, जो हम लोग का सॉल्यूट दिया हुआ है इसमें, जो सॉल्यूट आपका दिया हुआ है, उस सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को, क्या? 1.5 मिलीग्राम mg। ठीक है। चलो भाई, फिर यहाँ क्या लिख रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द एबव डोज। ठीक है। हमको निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ यानी मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है। चलो, मोलालिटी का वैल्यू हम लोग को दे दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। ठीक है। चलो, तो तुमको यहाँ बताना है कि एक बार और हम लोग पढ़ लें। डोज ऑफ नॉर्फिन जनरली 1.5 मिलीग्राम। ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 एक्वा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। देखो, तो 1.5 मिलीग्राम तुम लिखते हो, तो 1.5 मिलीग्राम का मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये इसका वैल्यू होगा। नहीं, चलो, मोलालिटी का फॉर्मूला तुम क्या लिखते हो? W×B। नहीं, मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है A। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है। नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल के यहाँ रख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई B। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये जो निकलेगा B, ये क्या निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? सॉल्यूट का जो वेट होगा उसमें सॉल्वेंट का वेट ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? कभी कभी आने पर नहीं समझ में आएगा, रेगुलर आना पड़ेगा तब समझ में आएगा। चलिए, क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? खड़ा होइए। क्या बोल रहे हैं? डब्लू, W+B? कब लिखे थे भाई? हैं? काम घबरा जाएगा सर इसे पढ़ने पर। प्लस माइनस यहाँ पर हम W×B ही हमेशा लिखते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, तो उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग का W×B है, तो सिर्फ यहाँ डब गुना और प्लस में परेशानी है, बाकी सब समझ में आ गया। चलिए, किसी और को आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, और बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछना है? 2.27, 2.27 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिए हैं, थोड़ा सा पढ़ा देंगे तब देंगे। ठीक है। हो गया। चलिए, और किसी को कुछ नहीं पूछना है क्योंकि बाकी तो बनाए हैं नहीं। नहीं, इसलिए नहीं पूछना है। प्लीज बनाइए। हैं? नहीं, जितना हम टिक कराए थे उतना में हम लोग को बनाना है, तो उसमें उतना अगर बन गया तो सही है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा है ना, जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, तो जो लोग भी सिंसियर हैं वो पूरा बनाइए, छोड़िए मत, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए किसी भी। चलिए, हम लोगों का अगला टर्म इसमें आ रहा है सॉल्युबिलिटी। अच्छा, फॉर्मुलिटी बता दें, देख लिया जाए। फॉर्मुलिटी देख लीजिए, पढ़ना नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी देख लीजिए। फॉर्मुलिटी, समझा जाए। अगर हम लोग फॉर्मुलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मुलिटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे फॉर्मुलिटी और मोलारिटी जो होता है ना, वो हम लोग का सेम ही चीज़ है। ठीक है, फॉर्मुलिटी और मोलारिटी जो है वो दोनों हम लोग क्या है, सेम चीज़ है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस ये है कि मोलारिटी डिफाइन होता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, और फॉर्मुलिटी डिफाइन होगा आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट अगर इसमें लिखें तो फॉर्मुलिटी के लिए डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ध्यान रखना है, ठीक है। मोलरिटी इज जनरली डिफाइंड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मुलिटी होगा, नहीं, ये जनरली डिफाइंड होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और मोलरिटी जो होता है वो जनरली डिफाइंड होता है किसके लिए? कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। चलो, ध्यान रखना है। अगर आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हो, मान लो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखा जाता है। नहीं, अगर हम फॉर्मुलिटी का फॉर्मूला लिखें, तो हम लिखेंगे फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना है। नहीं, चेंज क्या हुआ? कोवैलेंट कंपाउंड के केस में मोल को मोल कहते हैं, और आयनिक कंपाउंड के केस में उसी मोल को बस फॉर्मूल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग केयर करना है कि कोवैलेंट कंपाउंड के केस में, जैसे हम लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, देख लो। जब सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग का एक टॉपिक आएगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। तो डिफेक्ट इन सॉलिड हम लोग को आएगा, समझो। यहां से देखो, हम लोग का कोई कंपाउंड हम लेते हैं, ज्यादा अच्छा हम ए और बी से रिप्रेजेंट करें। ये देखो, ए बी, ए बी, बी ए, बी ए, ये मान लो हम एक सॉलिड ले लिए, ठीक है, जिसमें ये सॉलिड जो है वो ए और बी कंपोनेंट्स को मिला के बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या किए, यहां से एक ए को गायब कर दिए, और यहां एक जगह खाली हो गया। यहाँ एक जगह क्या हो गया? खाली हो गया। तो इसका मतलब ये सॉलिड जो है डिफेक्टिव है। ये सॉलिड क्या है? डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि इसमें जितने कंपोनेंट्स होने चाहिए उतने कंपोनेंट्स नहीं है, इसलिए सॉलिड क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहां पर कोई पार्टिकल जो था वो गायब हो गया। तो अगर ये कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब हुआ कि यहाँ ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए?
कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये जो डिफेक्ट सॉलिड में जो ये डिफेक्ट हुआ, इस डिफेक्ट का नाम दिया गया वैकेंसी डिफेक्ट। क्या नाम दिया गया? वैकेंसी डिफेक्ट। कोवैलेंट कंपाउंड केस में इसी डिफेक्ट का नाम क्या हुआ? वैकेंसी डिफेक्ट। सेम आ जाओ, ए नहीं लें, कुछ और लें, सी डी, सी डी, फिर यहाँ पर हम ले लिए डी सी, फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर सी। ठीक है, और हम इसके बारे में हेडिंग दे दिए कि ये कौन सा कंपाउंड है बाबू? आयनिक कंपाउंड डाल दिए। ठीक है, अब हम क्या किए कि इसमें भी किसी एक पॉइंट से हम गायब कर दिए, तो यहाँ भी एक स्पेस खाली हो गया। नहीं तो ये भी तो वैकेंसी डिफेक्ट ही है। नहीं, लेकिन जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो इसको बोलेगा क्या? इसको बोलेगा शॉर्ट की डिफेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोवैलेंट कंपाउंड में अगर कोई पार्टिकल गायब हुआ अपने स्थान से, तो उसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, उस डिफेक्ट का नाम क्या पड़ गया? वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन वही सेम चीज, सेम ही डिफेक्ट आयनिक सॉल्ट में जब वो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो उसका नाम क्या पड़ गया? शॉर्ट की डिफेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी अलग है। नहीं तो इसके अंदर जो भी कमियां होंगी या इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका अलग नाम होगा, और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका अलग है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा उसके अलग नाम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो सेम मोलरिटी और फॉर्मुलिटी जो बनाया गया, तो मोलरिटी बनाया गया फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मुलिटी बनाया गया फॉर आयनिक कंपाउंड्स। बस में आ रहा है? तो ये बस हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं होता है कि हम लोग जाते हैं कहीं कहीं तो जनरल सीट्स, नहीं, और एक या जनरल कोटा, और एक होता है वीआईपी कोटा। होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, जबकि वो आदमी है उसको भी भगवान दुगो आंख दिए हैं, दुगो कान दिए हैं। नहीं, और जनरल आदमी को भी दुगो आंख है, दुगो कान है, नहीं है का? नहीं, लेकिन भाई उसका रहने सहने का तरीका अलग है, उसका पोस्ट अलग है, उसका अलग मेंटेनेंस है, नहीं तो उसके लिए वीआईपी कोटा है। बस में आ रहा है? और जो जनरल आदमी है जो धक्का खा रहा है, भीड़ भाड़ में है, नहीं, उसका कोटा क्या है? अलग है, जनरल कोटा। तो डिपेंड करता है कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है, किसके पास कितना रुपया है, उसके अनुसार उसका स्टेटस सिंबल है, ध्यान रखना है। तो सिंपल वैसे ही लागू होता है। तो वही चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड केस में ये डिफाइन हुआ और आयनिक कंपाउंड केस में ये डिफाइन हुआ। सेम एज फॉर्मुलिटी डिफाइंड होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए और मोलरिटी डिफाइन होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। दोनों का तुम फॉर्मूला देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी ये मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, नहीं, लेकिन यहाँ के मोल को बोलने का तरीका अलग है। बस यहाँ बोला जाता है 4 मोल ऑफ सॉल्यूट। बस में है? यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। कोई फॉर्मुलिटी का डेफिनेशन पूछता है तो जो मोलारिटी का डेफिनेशन था उसी को बोलना है। बस जहाँ पे मोल बोलते थे वहां पे 4 मोल बोलेंगे। बस समझ में आ रहा है? देखिए उसको देह में दर्द हो गया, ऐंठ लो, पहले दे ऐंठ लो, पूरा ऐसे वैसे पूरा एकदम पढ़ाई में कौन रहे, पढ़ाई में सारा दर्द उखड़ जाता है, देखा जाए तो। हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि अगर हम लोग बोलेंगे फॉर्मुलिटी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फॉर्मुलिटी। तो लिखा जाएगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम अलग से नहीं बनाएंगे क्योंकि सेम मोलारिटी वाला ही न्यूमेरिकल पे बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आया सॉल्युबिलिटी। नहीं तो थोड़ा सॉल्युबिलिटी को समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम 1 गिलास पानी ले लिए, 1 गिलास पानी में तुम पहले नाप कर 5 ग्राम चीनी डाल दिए, घुल गया। ठीक है, फिर 5 ग्राम चीनी डाले, वो भी घुल गया। कितना डाल दिए? 10 ग्राम। फिर तुम 5 ग्राम डाले, नहीं, लेकिन उस 5 ग्राम में से जो लास्ट वाला तुम 5 ग्राम डाले हो, उस लास्ट वाले 5 ग्राम में से 3 ग्राम घुल गया और 2 ग्राम जाके बैठ गया, नहीं, और जो हम लोग ग्लास था उसके नीचे जाकर बैठ गया। तो टोटल कितना ग्राम घुला? 13 ग्राम।
तो उस एक गिलास पानी का जो सॉल्युबिलिटी था वो कितना बोलेंगे, 13 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट, हम पहले ही बोल रहे हैं, ध्यान रखना। हम 5 ग्राम भी डाले थे, वो भी घुल गया था, लेकिन वो 5 ग्राम सॉल्युबिलिटी नहीं कहलाएगा बाबू। फिर 5 ग्राम डाले थे तो 10 ग्राम हो गया था, वो 10 ग्राम भी सॉल्युबिलिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी भी आपका सॉल्वेंट घुला रहा है। नहीं, फिर आप 5 ग्राम डाले, उसमें से भी 3 ग्राम घुल गया, तो टोटल घुला कितना, 13 ग्राम। तो उस एक गिलास पानी की टोटल कैपेसिटी चीनी घुलाने की कितनी थी, 13 ग्राम। नहीं, तो ये जो 13 ग्राम हुआ उस एक गिलास पानी का ही क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at constant temperature and pressure is called as solubility of that solvent। बिल्कुल उसी बात को ऐसे बोलो, देखो दोनों लिखा हुआ है जो तुम बोल रहे हो। हम लोग पहला जो डेफिनेशन बोले, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। फिर सेकंड जो तुम बोले, देखो लिखा हुआ है, the maximum amount of solute which is required to make a solution saturated at constant temperature and pressure is called as solubility। नहीं, किसी भी सॉल्यूशन को सेचुरेटेड करने के लिए जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की आवश्यकता होती है उसी सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी ओवरऑल सॉल्युबिलिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो किसी भी गिवन सॉल्वेंट को सेचुरेटेड करने के लिए काफी होता है। दिक्कत है? तो सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं ना, कोई पूछेगा तो। चलिए आगे बढ़े। हम लोग को बोल रहा है कि आप याद कीजिए, हम लोग 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस और गैस सॉल्यूशन। फिर लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 तरह का था, नहीं, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस और लिक्विड में सॉलिड, पढ़े थे ना? नहीं, तो हम लोग का जो ये चैप्टर बनाया हुआ है 12th का जो चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन का पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यानी हम लोग को पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड इन सॉरी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, यानी कि आपको लिक्विड में लिक्विड, नहीं, लिक्विड में सॉलिड और लिक्विड में गैस। यानी लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कंफर्म है कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, सॉरी लिक्विड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वही हम लिखे हैं कि वी हैव टू रीड ओनली अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कंफर्म है कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। सॉल्वेंट आपका क्या होगा, लिक्विड। नहीं, तो कौन कौन से लिक्विड सॉल्यूशन है, तो 3 तरह के हैं। कौन कौन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलो तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं, बोलिए सर। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल बताइए, बहुत इजी है। हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ, चाहे शुगर प्लस वाटर, बिल्कुल, बैठिए। चलिए सर बताइए तो। गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड वाटर, सही है। कोल्ड ड्रिंक्स वाटर, बिल्कुल सही है। नहीं, आप सोडा वाटर बोल सकते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी उसको बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग का होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस रहता है। नहीं, जैसे वाटर आपका लिक्विड हो गया, उसमें CO2 गैस डाला रहता है, ध्यान रखना है। चलो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल प्लस वाटर, बताइए, बैठिए। नहीं, अल्कोहल प्लस वाटर हम लोग का हो गया, ध्यान रखना है। तो अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है, तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आ जाए। अगला पॉइंट देखा जाए तो मान लो ये एक बर्तन दिया हुआ है, नहीं, इस बर्तन में तुमको A लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, B। नहीं, तो A जो है हमारा ये सॉल्वेंट है, ए जो है हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे तो अब ए और बी को बार बार बोलेंगे नहीं। ए हमारा जब भी लिखा है तो क्या मानेंगे उसको, सॉल्वेंट, और बी को क्या मानेंगे, सॉल्यूट। चलो, हम लोग को ये बता रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना है, किसी भी सॉल्यूशन में 3 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। किसी भी सॉल्यूशन में 3 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, एक सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, और एक सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जब भी तुम कोई सॉल्यूशन बनाओगे, नहीं, तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। नहीं, तो उस सॉल्यूशन में कितने तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाएंगे, तो 3 तरह के। नहीं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स। दिक्कत है?
तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इन एनी बाइनरी सॉल्यूशन 3 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। दिक्कत है? चलो आगे बढ़ जाओ। चलो अब हम लोग पहला पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग का स्टार्ट किया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम लोग को देखा जाए तो क्या पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड यानी कंफर्म है कि यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है, और आपका सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो है वो आपका सॉलिड है। नहीं, जिसका एग्जांपल अभी आप बोल रहे थे, नहीं आप वाटर ले लो और प्लस में शुगर ले लो, ध्यान रखना है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और शुगर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन लिक्विड हम लोग का फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया गया। ठीक है, अब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब घुलेगा, नहीं कोई भी सॉलिड, जैसे मान लो आप नमक का एक पत्थर ले लिए NaCl, ठीक है, और उस नमक के पत्थर को पानी में डाल दिए। ठीक है, तो आप नमक के पत्थर को लिए तो सोचो, तो देखो हम यहाँ लिखे हैं प्लस, यहाँ क्या लिखे हैं माइनस। तो हम जो प्लस लिखे हुए हैं क्या है, सोडियम Na+ है ये, और ये क्या है Cl- है। तो जिस गोले में प्लस लिखा हुआ है वो Na+ है, और जिस गोले में माइनस लिखा हुआ क्या है Cl- है। फिर Na+, Cl-, फिर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है साइन, प्लस के साथ प्लस नहीं, यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो Na+, Cl-, Na+, Cl- आपस में चिपका हुआ है। तो अगर आपस में चिपका हुआ है, नहीं तो जरूर इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं तो ये कौन है, सॉल्यूट 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 सॉल्यूट। तो सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो अब तुम वाटर को देखो थोड़ा सा, हम वाटर लिखते हैं H2O, नहीं ये हम लोग का वाटर है। वाटर के बारे में सब लोग जानते हैं कि अगर हम वाटर से लिखते हैं OH और यहाँ पर H, तो इस पर होता है पार्शियल निगेटिव, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नहीं तो जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या करता है, बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये समझते हैं, इसको दिक्कत नहीं ना है। चल, तो ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जो भी एटम मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो इस पर निगेटिव और इन लोगों पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये एक वाटर का हम लोग फॉर्म बना दिए। चलो अब जब आप बर्तन में पानी लेते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं ना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, असंख्य मॉलिक्यूल होंगे। चलो तो हम एक और पानी का मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो तो यहाँ पर HOH, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये नहीं होगा, होगा। चलो यहाँ पर देख लो, फिर हम वाटर लिख रहे हैं OH, पार्शियल निगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स है, नहीं तो ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है, नहीं पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स। नहीं ये नमक है Na+Cl-, तो Na+ और Cl- भी आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है। अब हम क्या किए कि इसी नमक को उठा के पानी में डाल दिए, नहीं चलो भाई डाला जाए। यहां से हम लोग ले लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, नहीं अब इस बर्तन में हम लोग क्या किए कि नमक का जो पत्थर था उस पत्थर को उठा के पानी में डाल दिए। जैसे ही पानी में आप किसी चीज को डालते हैं, ध्यान रखिएगा होता क्या है, सबसे पहला स्टेप, पानी और पानी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट जाता है। नहीं पानी देखते हैं हर एक चीज को अपने अंदर आने देता है, नहीं तो कैसे आता है भाई, जब पानी और पानी आपस में सटा हुआ है पकड़े हुए है, नहीं तो अंदर नहीं आना चाहिए था। नहीं लेकिन होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, जैसे आप कोई चीज डालते हो वो बॉन्ड टूट जाता है और पानी किसी भी चीज को अपने अंदर आने दिया। चलो अब अगर आने दिया, थोड़ा सा हम लोग इसको, इस फोटो का हम लोग को यूज पड़ेगा।
बार बार बनाना नहीं पड़े। चलिए देखा जाए, तो मान लीजिए जो नमक हम लोग डाले थे यहाँ पर, देखा जाए वही नमक हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब Na+Cl- है नहीं, चलिए इसको थोड़ा नीचे बैठा लिया जाए। को साइड किया जाए थोड़ा सा। चलिए देखा जाए, अब हम लोग का ये बर्तन है, बर्तन में नीचे क्या बैठा हुआ है, नमक बैठा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। चलो पानी को ले रहे हैं बाबू, देखो ध्यान से, OH, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव। इस पर क्या चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है, तो ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। यहाँ आ जाओ, OH निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ऐसे ही इस एक हम बात कर रहे हैं, इस एक अगर Na+ की हम लोग बात करें, तो इस एक Na+ पर बहुत सारा पानी का पार्टिकल जाके चिपक जाएगा, नहीं, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस एक Na+ पे बहुत सारे पानी का पार्टिकल जाके चिपक गए, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और इन पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। नहीं, अब ये सब मिल के क्या करेगा, इसको बाहर खींचेगा, नहीं खींचेगा क्या, यह चाहेगा ना कि कैसे भी करके इसको बाहर निकाल दें, नहीं, तो इसको पूरा पकड़ के खींच रहा है, ठीक। मान लो कि ये पानी जो है वो इसको खींच रहा है लेकिन नहीं खींचा पा रहा है, नहीं, तो नहीं खींचा पा रहा है तो ये तो किसका साम्राज्य है, पानी का, नहीं, इसके पास पानी की कमी नहीं है, नहीं, तो ये क्या करेगा, हेल्प के दूसरा पानी को बुलाएगा, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, देखो तो ये जो वाटर था, उस वाटर का एगो पैर पकड़ के ये खींच रहा है, इस वाटर का एगो पैर पकड़ के ये खींच रहा है, नहीं, जो आप किसी को पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं खींचा रहा है, तो अपने दोस्त को बुलाया, खींचो भाई, नहीं, वो आया सब आपको पकड़ लिया, अब पकड़ के वो खींचने लगा आपको, तो कुछ तो आपका ताकत बढ़ेगा, नहीं, तो इस तरह से बहुत सारे पानी जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के इनको खींचने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, तो होगा क्या कि अभी प्लस और माइनस में यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स था, नहीं, अभी यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना है। तो ये Na+ इस Cl- का साथ कब छोड़ेगा, जब इनके बीच और इनके बीच, यानी कि सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, नहीं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, तभी ये Na+ Cl- का साथ छोड़ के बाहर निकलेगा, होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कोई पूछता है कि व्हेन ए सॉलिड इज सॉल्युबल इन ए लिक्विड, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब सॉल्युबल होगा, कब घुलेगा, नहीं, तो जब सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाए और सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाए, ध्यान रखना है, क्योंकि ये कमजोर होंगे तो टूटेंगे, ये मजबूत होंगे तो चिपकेंगे, ध्यान रखना है, नहीं, तो कोई भी सॉलिड सबस्टांस लिक्विड में कब डिजोल्व होगा, कोई भी पहला क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कि एनी सॉलिड सबस्टांस इज ओनली व्हेन, सॉरी, any solid substance is soluble only when force of attraction between solvent and solute is greater than solute and solute force of attraction, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग पिछले पॉइंट में लिखे थे शायद, any solid is soluble in any liquid only if AB attraction, तो AB इंट्रैक्शन मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम लोहा का गोली ले ले,
लोहा का गोली ले लें और लोहे के गोली को पानी में डाल दें, तो क्या लोहा का गोली जो है वो भी घुल जाता है क्या? नहीं घुल पाता है। तो नहीं घुल पाता है, इसका मतलब हुआ अच्छा यहाँ सॉल्यूट सॉल्यूट यानी कि लोहे के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। नहीं, पानी जो है वो लोहे के पार्टिकल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। इसीलिए हम लोग का पानी जो है वो लोहे के पार्टिकल्स को सॉल्युबल नहीं कर पाता है। दिक्कत नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे समझे देखा जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होए। नहीं ठीक। अब क्या होगा कुछ देर के बाद ये जो है Na+ बाहर निकला, यानी इसका साथ छोड़ के बाहर निकला। तो अगर Na+ इसका साथ छोड़ के बाहर निकला, देखो तो नहीं, तो अगर Na+ का साथ छोड़ के बाहर निकला तो यहाँ पे आ गया हम लोग का Na+, ये हम लोग का आ गया, ये आपका Na+ है। अब इसको कौन घेर लिया? पानी। इसको कौन घेर लिया? पानी। इसको कौन घेर लिया? पानी। और पानी में कौन सा एंड इसको पकड़े रहेगा? ऑक्सीजन वाला एंड। क्यों? क्योंकि इस पर क्या चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इस पर निगेटिव चार्ज है। नहीं तो ये इनको बाहर निकाला और कहा कि चलिए आपको पानी का सैर कराते हैं। नहीं तो इनको निकाल के पानी का सैर घुमाने चल जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ आइए, यहाँ कौन है? Cl-। तो इन पे फोर्स कौन लगाएगा? हाइड्रोजन। निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो अब ये मिलकर इस Cl- को खींचेंगे, तो यहाँ से Cl- आपका बाहर निकलेगा। तो अगर Cl- आपका यहाँ से बाहर निकला तो ये देखो तो ये हम लोग के आ गए साहब Cl-, माइनस यानी कि Cl- है। तो इसको कौन घेरेगा चारों तरफ से? हाइड्रोजन वाला एंड। ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हम लिख नहीं रहे हैं। हाइड्रोजन वाला एंड, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन वाला इंड Na+ को पकड़ के घुमाएगा पानी में, और हाइड्रोजन वाला इंड Cl- को पकड़ के पानी में घुमाएगा। नहीं तो जो नमक का इतना बड़ा पत्थर लिए थे वो धीरे धीरे नहीं टूटने लगा। ठीक है, ये कण निकल गया, फिर ये कण निकलेगा, फिर इस पे कुछ पानी फोर्स लगाएगा, फिर ये भी निकलेगा। तो धीरे धीरे पानी के अंदर जो नमक था वो घुलने लगा कि नहीं घुलने लगा? घुलने लगा। नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसोल्यूशन। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज पुट इनटू ए लिक्विड सॉल्वेंट, नहीं, एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। नहीं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने लगा। नहीं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ने लगा। नहीं यानी कि सॉल्यूट घुलने लगा। तो जब सॉल्यूट घुलने लगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। इतना में दिक्कत? ठीक। तो ये डिसोल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखा रहता है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पीछे हम लोग पहले आ जाए, ध्यान दिया जाए। तो डिसोल्यूशन समझ में आया, किसको दिक्कत नहीं ना है? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो तो तुमको मान लो ये जो हम लोग NaCl लिए हुए हैं ये कितना ग्राम लिए हैं? 15 ग्राम मान लो। ठीक है, 15 ग्राम तुम लिए हुए हो। ये जो पानी तुम इस बर्तन में लिए हुए हो, इस पानी की कैपेसिटी जो है वो 13 ग्राम है। यानी हम यहां लिख रहे हैं, देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये जो तुम सॉल्वेंट लिए हुए हो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी बता रही है? 13 ग्राम। तुम लिए कितने हो? तो क्या कौन सॉल्वेंट हो गया है? ये 15 ग्राम है। ठीक है, अभी मोल कुछ नहीं निकालना है, तुम कुछ और मत समझो। ये 15 ग्राम नमक है। हम यहाँ क्या लिखे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि ये जो तुम सॉल्वेंट लिए हुए हो ये टोटल का टोटल 15 ग्राम नमक को नहीं घुला पाएगा। 15 ग्राम में से 13 ग्राम को ही घुला पाएगा। तो हम सॉल्युबिलिटी लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम में से 13 ग्राम सॉल्यूट ही घुलेगा, 2 ग्राम सॉल्यूट इसमें नीचे बैठा हुआ रहेगा। समझ में आया? ठीक, चलो अब समझो। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी दे दिए इसका भाई कि 15 ग्राम हम नमक डाले हैं, लेकिन ये जो बर्तन है ये बर्तन 15 ग्राम में से 13 ग्राम सॉल्यूट को ही घुलाएगा, 2 ग्राम सॉल्यूट बर्तन में बच गया। ठीक है, चलो अब समझो तो थोड़ा सा।
2 ग्राम तुम्हारा बर्तन में बच गया, यानी कि मान लो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इतना बच गया। मान लो यही कि 2 ग्राम है तुम्हारा। नहीं, ये सब घुल नहीं रहा है, आपस में सट के बैठा है कि भाई इसको कोई नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। नहीं, बाकी सब पानी का शेयर कर रहा है, सब ध्यान रखना है। जितना साथी थे सब क्या हुआ, साथ छोड़ चला गया। ठीक, लेकिन इसी बर्तन में है ना जी, हम लोग अगर देखें तो सब इसी बर्तन में ही ना कहीं घूम रहा होगा, सब इसी बर्तन में कहीं घूम रहा होगा, सब ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जो पानी में सॉलेबल पार्टिकल्स हैं, वो इसी सॉल्यूशन में घूमते घूमते कभी इससे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे नहीं। तो होता क्या है, मान लो कि Na प्लस साहब नहीं घूमते फिरते ये ऑक्सीजन साहब ऐसे लाए हैं, नहीं इधर आ रहे थे घूमते फिरते, पहले Cl माइनस का नजर पड़ा, नहीं तो Cl माइनस का आइए ना थोड़ा बैठ जाइए, नहीं कितना दिन मुलाकात किए हुए, बस पकड़ के खींच लिया। जैसे इनको खींचा, ये क्या हो गया, जाके इसमें चिपक गए, तो यहाँ का स्पेस क्या होगा, खाली हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो डिजॉल्व सॉल्यूट था ये क्या था, डिजॉल्व सॉल्यूट था। और ये डिजॉल्व सॉल्यूट अगर रिमेनिंग सॉल्यूट के साथ जाकर चिपक जाए तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखना है। ठीक, चलो फिर से एक बार समझते हैं। किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब तुम लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हो तो पहले डिजोल्यूशन होता है, और डिजोल्यूशन का प्रोसेस फास्ट होता है। नहीं, क्यों? क्योंकि पानी का पूरा जगह खाली है, अभी पानी भूखा है। नहीं, आप उसमें नमक डाल दिए, अब वो नमक को खाने लगा यानी घुलाने लगा। नहीं, तो अभी उसका पेट खाली है तो तेजी में खाएगा, नहीं यानी तेजी में घुलाएगा। ठीक है, धीरे धीरे घुलाते घुलाते पानी का जो है पेट भर गया, पानी निश्चिंत हो गया, सेचुरेटेड होने लगा। नहीं हो गया, लगभग उसका पेट भर गया, ध्यान रखना है, तो सेचुरेटेड की तरफ जाने लगा। ठीक, लेकिन कुछ सॉल्यूट जो बचे हुए हैं, तो डिजॉल्व पार्टिकल जब उनसे टकराएंगे नहीं तो वो सॉल्वेंट में से निकलकर रिमेनिंग सॉल्यूट के साथ जाकर चिपक जाते हैं। तो अगर ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इस पानी में से जाकर चिपक गया, पहले पानी का ध्यान गया, अरे तनी मनी हम सुस्त क्या हुए, ये जाकर फिर सट गया, फिर पानी इसके पास दौड़ जाए कि नहीं जाएगा, जाएगा, अब फिर पकड़ के खींच लेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी कि फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, यानी कि सॉल्यूशन में कुछ देर के बाद एक ऐसा समय चला आता है जब डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाता है। क्या हम बोल रहे हैं, यानी जितना पार्टिकल जाके सॉल्वेंट में से निकलकर सॉल्यूट पर चिपक रहा है, नहीं फिर सॉल्वेंट उतने पार्टिकल को खींच के अपने में घुला लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेट क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि जितना पार्टिकल, पहले क्या था, डिसोल्यूशन का रेट बहुत फास्ट था, क्रिस्टलाइजेशन का रेट एकदम बहुत कम था। उससे भी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था लेकिन उसका रेट क्या था, कम था। करते 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 पानी के सारे मॉलिक्यूल जो है फुल हो गए। नहीं, अभी भी जो रिमेनिंग सॉल्यूट है उसको मोह माया है कि घुले हुए हैं, आइए मिलिएगा, नहीं नहीं, तले हुआ आया, तले फिर छीन के ले चला गया। नहीं, तो क्या हुआ, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में कहा जाए कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बाबू सेम हो गया, तो समझ जाओ कि सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है नहीं। तो डिसोल्यूशन क्या है ये हम लोग को समझ में आया, क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये समझ में आया। सॉल्यूशन सेचुरेटेड कब होगा, जब दोनों रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतना में दिक्कत। तो जो पॉइंट हम बोले ना उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। When a solid solute is added to solvent, dissolution of solute start and concentration of solution increases. This process is called as dissolution. ठीक है, चलो। The dissolved solute particles also collide with solid solute. तो ध्यान से पढ़ो, the dissolved है ना, डिजॉल्व यानी जो घुला हुआ सॉलिड सॉल्यूट है, द डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑल्सो कोलाइड विथ, यहां पे हम रिमेनिंग ऐड कर दे रहे हैं, विथ रिमेनिंग सॉलिड सॉल्यूट एंड सम ऑफ देम सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन एंड गेट डिपोजिटेड ऑन सॉलिड सॉल्यूट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। कह सकते हैं, चलो आगे पढ़ो। आफ्टर सम टाइम ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेसेस dissolution and crystallization occurs at same rate
एंड ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड। दिक्कत है? नहीं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? चलता हुआ इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मूविंग इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में से निकलकर सॉलिड पे चिपक रहा है, फिर उतना ही सॉल्यूट सॉलिड में से निकलकर सॉल्वेंट में आ गया। नहीं तो रेट तो बराबर है ना? नहीं, और ये क्या चल रहा है? ये मूविंग है। नहीं, और इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टैटिक स्टेट आ गया है। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया, अच्छा यानी कि अब रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब भी कहा जाए इक्विलिब्रियम यानी कि रिएक्शन स्टॉप। ध्यान रखना है, रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप है, लेकिन प्रोसेस तो लग रहा है कि हो रहा है। नहीं, प्रोसेस क्या है? हो रहा है। ध्यान रखना है। तो हम लोग का उसको क्या बोलते हैं? अगर मूविंग कोई इक्विलिब्रियम है यानी रिएक्शन स्टॉप हो गया है लेकिन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ध्यान रहेगा? ठीक। तो वही हम लोग को लिखा गया कि ए स्टेज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। एट दिस स्टेज सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। इस स्टेज पे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आप लोग को। नहीं तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि सॉल्युबिलिटी हम लोग का क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नहीं, कोई भी सॉलिड सबस्टांस सॉल्यूट में कब कोई भी सॉलिड सबस्टांस लिक्विड में कब घुलेगा? नहीं तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी कोई भी सॉलिड लिक्विड में घुलेगा। ठीक। अब इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट अब आएगा जो हम लोग आगे आएंगे। जैसे पहले हम आप लोग से जान जाए, डाइपोल मोमेंट आप लोग पढ़े हैं? डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसके बाद वो वही टॉपिक, इसके बाद अब टॉपिक आएगा कि, ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास से पहले थोड़ा वो डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना उसके पढ़े हुए सॉल्बिलिटी समझ नहीं आएगा। ये अभी था बेसिक, यानी आप थोड़ा सा बस जान गए कि रिजोल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट है कि कौन सा सॉलिड किस लिक्विड में घुलेगा, कौन सा सॉलिड किस लिक्विड में घुलेगा, किस लिक्विड में नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा। नहीं तो ये पूरा का पूरा बात जो है वो डिपेंड करता है किस पे? डाइपोल मोमेंट पर। ठीक है, तो हम लोग पहले कल थोड़ा सा डिटेल नहीं, लेकिन उतना डाइपोल मोमेंट था वो जान जाएंगे जिससे हम लोग को सॉल्बिलिटी सब समझ में आ जाए। नहीं, ताकि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्बिलिटी डिपेंड करता है, बस में रहा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट, इन सब पे डिपेंड करता है। तो वो सब जानने के लिए पहले हम लोग को डाइपोल मोमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो कल थोड़ा डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के क्लास में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हम्म, चलता रहेगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। बस में रहा है, यानी कि सब कुछ सेटल्ड है। नहीं, लेकिन नहीं होता है कि सॉल्यूट जाके गलती से टकरा गया तो थोड़ा देर के लिए चिपक गया, लेकिन फिर सॉल्वेंट को केयर हुआ तो वो खींच लिया। जैसा नहीं होता कि शुरू में हम लोग का भूख लगा है, बहुत कस के भूख लगा है, नहीं तो शुरू में जो चावल दाल हम लोग खा रहे हैं तेजी में एकदम थोड़ा थर उठ रहा है, नहीं बस में कुछ देर बाद पेट सेचुरेट हो गया, नहीं तो अब खा रहे हैं, अच्छा नहीं खाएंगे, छोड़ते हैं, नहीं तो ये रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। तो रेट हम लोग का स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपका उसी में स्लोली चल रहा है। ध्यान रखना, इसलिए तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये बुक ले लीजिए। बुक किसका है?